एकेडमी स्टूडेंट्स, टुडे 13 सितंबर 2020 है और 13 सितंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप में चलेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद में आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 कब मनाया गया? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया गया? तो 12 सितंबर को, जो हर साल है सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने के लिए और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने करने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक दिवस उपचार मनाया जाता है। इस वर्ष 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है वो मनाया गया। इस दिन की शुरुआत थी 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ द्वारा प्राथमिक उपचार की ज़रूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए की थी। फर्स्ट एड बॉक्स, जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे होता है, ये क्या रहता है? अगर सपोज करो किसी को चोट लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले जो दिया जाने वाला ट्रीटमेंट, इलाज को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। वर्ल्ड फर्स्ट एड, और उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड दिया जाता है तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलने के लिए, तो इसलिए ये दिन है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसकी स्टार्टअप कब हुआ था? 2000 के अंदर हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फरवरी 2021 में बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एरो इंडिया 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा संस्करण किया जाएगा? अभी 13वां संस्करण, जो एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण है, वो कब से कब मनाया जाएगा? 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु के कर्नाटका के वायु स्टेशन में ये आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और इसे एक साइट भी दिया गया है जिसका नाम दिया गया है aeroindia.gov.in। वेबसाइट पर भी इसको देखा जा सकता है। तो अभी कौन सा संस्करण रहेगा इसका? 13वां संस्करण रहेगा एरो इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -11.5% है वो भारत की जो जीडीपी रहती है, घरेलू उत्पाद 2021 की। तो जो रेटिंग एजेंसी रहती है ये मूडीज, इन्होंने एक अनुमान लगाया है, तो माइनस, जिसको नेगेटिव बोलते हैं, 11.5% रहने का अनुमान लगाया। हालांकि मूड ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 10.5% की दर से बढ़ने का अनुमान भी लगाया है। तो 2021 की कितनी रहेगी? -11.5% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस डायना रिंग का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन से देश की थी? तो कौन से देश की थी वो? ब्रिटिश देश की थी। कौन थी? एक्ट्रेस डायना रिंग, ये थी एक्ट्रेस डायना रिंग, और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया। और इन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने द एवेंजर्स 1965 में पार्टिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट एम्मा पील के रूप में भी इन्होंने अभिनय किया था। इनको काफ़ी पुरस्कार भी मिला है, जिनमें डायना रिंग ने 1994 में मीडिया में अपनी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार भी जीता था। 1997 में रेबेका में अपनी भूमिका के लिए प्राइम टाइम भी एमी पुरस्कार भी इन्होंने विन किया था और हाल ही के दिन इनका निधन हो गया। क्या नाम था इनका? एक्ट्रेस डायना रिंग। कहाँ की थी ये? ब्रिटिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने निम्न में से किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी
एडवोकेट बनाया है। तो किसे बनाया है अभी? बॉलीवुड अभिनेता कौन है? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को है वो बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। किसने बनाया है? तो यूनिसेफ ने। जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ रहता है, उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाई जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे। वह बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों को समर्थन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में आपको पता है विशेष रूप से कोविड-19, विस्तारित तालाबंदी और महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। यूनिसेफ ने किया है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको पता है कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और उसके कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा एच फोर। कौन है? हेनरिटा एच फोर। और भारत में उनको जो यूनिसेफ का जो बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना। ये एक अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन सेवें स्थान पे रहा? तो कौन सेवें स्थान पे रहा? अभी 105वें स्थान पे। 105वें स्थान पे है वो कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। इससे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। ये विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। रैंकिंग 2018 के आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कई नई प्रतिशोधों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर आधारित है और इसका कोविड-19 के ऋण को और घाटे के कारण ऋण बाजार के कसने के कारण भारत में स्कोर पर असर नहीं पड़ा है। रैंकिंग के आधार पर रिपोर्ट को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग थी वो कौन सा देश का था? हांगकांग। और सेकंड में क्या थी? सिंगापुर। थर्ड में न्यूजीलैंड। फोर्थ में स्विट्जरलैंड। फिफ्थ में संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके अंदर जो अपना देश आपको पता है 105वें नंबर पर रहा और 124वें नंबर पर चीन रहा था। कौन सा रहा था? 124 पर कौन सा देश रहा है? चीन देश है वो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो किसने किया? अभी मेघालय सरकार ने। हाल ही के अंदर 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो NSDCA द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क जो सुअर के मांस रहता है उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। पिगरी प्रोजेक्ट का लक्ष्य पिग्गी सेक्टर में क्वालिटी एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन और इनपुट कॉस्ट और ऑप्टिमाइजेशन के जरिए परिवर्तन है। जो पिगरी मिशन है इसके माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और राज्य सरकार किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान करेगी। अभी मेघालय में किया तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल सिंह मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। और मेघालय राजधानी कौन सी है मेघालय की? शिलोंग। कौन सी है? शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 12 सितंबर को। 12 सितंबर को एक इंटरनेशनल डे फॉर साउथ ऑपरेशन है वो मनाया गया। इसमें क्या रहता है? जो हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिणी सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारंपरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी इसमें उजागर करता है। तो हाल ही के अंदर कब मनाया गया? ये 12 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर को गृह मंत्रालय ने FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी है? तो किस मंदिर को दी है? भी
गोल्डन टेम्पल अमृतसर के हो, जो अभी हाल ही के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम, क्या है, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों में भी अंशदान हासिल कर सकता है। सिख श्राइन द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल है वो भोजन को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है और एक निःशुल्क समुदाय रसोई घर भी है। FCRA ये क्या रहता है, इस अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह अधिनियम भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषणों की नियंत्रण करता है। अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करना होता है। एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाला कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करके या केंद्र सरकार से अनुमति दे के बाद विदेशी दान है वो ले सकता है। अभी आपको पता है स्वर्ण मंदिर ये क्या है, पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा है जो गोल्डन टेम्पल के नाम से भी प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा का निर्माण है वो मानव निर्मित कुंड के चारों ओर किया गया है। 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु थे, कौन थे, रामदास साहिब ने 15वीं सदी में ये गुरुद्वारा और सरोवर बनाया गया था। गुरुद्वारा वर्तमान में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC द्वारा प्रशासित और शिरोमणि अकाली दल SAD द्वारा नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया? तो किस बैंक ने किया? अभी ICICI बैंक ने हाल ही के अंदर एक स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जरूरत जैसे नियामक सहायता, एलानी स्टार्टिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य भी इसमें ध्यान दिया गया है। आई स्टार्टअप 2.0 ये क्या है? ये सबसे व्यापक कार्यक्रम है जो ग्राहकों को चालू खाता सुविधा प्रदान करता है, जो स्टार्टअप के लिए किसी भी बैंक द्वारा सबसे व्यापक रेंज है। ये 3 प्रकारों में उपलब्ध है, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। तो अभी ICICI ने किया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ICICI बैंक के MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी। और इसकी जो टैगलाइन है वो कौन सी है? हम है ना ख्याल आपका। जो ICICI की टैगलाइन है क्या है? हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो क्या नाम दिया है पोर्टल का? नाम अभी श्रोड पोर्ट्स। क्या है? श्रोड पोर्ट्स है। जो केंद्रीय मंत्री है कौन है? नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए श्रोड पोर्ट्स नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है। अभी श्रोड पोर्ट्स ये क्या रहता है? ये पोर्ट समुद्री क्षेत्र में माध्यम से विवादों के निपटाने में सलाह और सहायता प्रदान करेगा, जिसमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल और गैर प्रमुख बंदरगाह जो पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र में शामिल है। ये तंत्र NHAI द्वारा गठित श्रोड रोड्स के रूप में राजमार्ग में उपलब्ध प्रावधान के समान है। इससे निष्पक्ष रूप से विवादों के किफायती और समय पर समाधान के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम को 1986 के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 लॉन्च किया है? तो किसने किया है अभी हाल ही के अंदर? हरदीप सिंह पुरी ने। ये कौन है? आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री। कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क का अनावरण किया। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। अभी
इसके अंदर 2.0 के साथ ही मंत्री ने स्टेटस फॉर पीपल चैलेंजेस, सड़कें लोगों के लिए ही चुनौती, को लॉन्च किया गया है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? मेन निवेश के साथ साथ अपने कार्यों की योजना बनाना और कार्यान्वित करते समय जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिए एक सटीक रोड मैप तैयार करता है। इसे भी 5 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद में हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।